हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक होगा हमारा क्लास 12 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 प्लेन। प्लेन क्या है, प्लेन की इक्वेशंस कैसे फाइंड करनी है और उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, ये सब हमारा इस लेक्चर और इससे आगे तक कंटिन्यू होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेन क्या है। देखिए, एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंट से हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं। पॉइंट से पॉइंट, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बन जाती है। और तीसरा, अगर एक नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लें, नॉन कोलिनियर, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये कोई तीसरा पॉइंट सी है, इन तीनों को मिलाने से जो शेप बनती है या इन तीनों से पास करने वाली जो कोई भी शेप होती है, वो कुछ भी शेप हो सकती है। ध्यान देंगे मेरी बात पर, ये 3 पॉइंट हैं तो इनसे कोई भी शेप हमारी पास कर सकती है, वो प्लेन है। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो शेप जनरेट होती है वो प्लेन है। वो ट्रायंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, सर्कुलर, स्पाइरल, कुछ भी हो सकता है। एक समतल, दिस ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो अ प्लेन। समझ में आ गई बात। तो प्लेन हम अपनी लाइफ में बहुत सारे देखते रहते हैं। कोई पेपर है हमारे पास, कोई प्लेन सरफेस ये हमारे पास है, बोर्ड है हमारे पास। आप रोटी खाते हो तो रोटी भी एक प्लेन ही होती है, टेबल का अपर पार्ट भी एक प्लेन होता है। तो ये तो हो गया प्लेन। अब अगला चीज़ जो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं वो है कि आप प्लेन की इक्वेशन कैसे, एक प्लेन कब निकलेगा और प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड की जा सकती है। तो 3 केसेज में एक प्लेन डिटरमाइन किया जा सकता है। सबसे पहला केस आपका क्या होगा कि अगर हमें, मान लो ये बोर्ड ही एक प्लेन है बेटा, और इस पर कोई परपेंडिकुलर पड़ रहा है। ये नोटबुक एक प्लेन है और इस पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है कहीं से भी, और इसकी डायरेक्शन हमें पता है। पहली बात ध्यान देना कि हमें पता है कि नॉर्मल टू द प्लेन हमें पता है। मैं सिंपल यही कहूँगी कि हमें नॉर्मल टू द प्लेन पता है, नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, एंड डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सभी मैं जब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं जल्दी से आपको एक मेन इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस पूरी एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे हमारा मेन टॉपिक इसमें प्लेन है। प्लेन कब प्लेन मैंने बता दिया, कम से कम तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से जो फिगर बनेगी वो प्लेन कहलाएगी। कोई भी प्लेन कब डिटरमाइन किया जा सकता है, जब हमें उस प्लेन पर नॉर्मल पता हो, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर पता हो, उसकी डायरेक्शन पता हो, और उसी प्लेन की ओरिजिन से हमें डिस्टेंस पता हो, तो हम प्लेन की इक्वेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये तो है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है। प्लेन passes through a point and perpendicular to a given direction। आपको एक कोई डायरेक्शन दे दी, कोई वेक्टर दे दिया, उस वेक्टर के तो हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है और हमारा प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तब भी हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। या तीसरी कंडीशन हो कि प्लेन passes through 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, प्लेन किन्हीं 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स में से जा रहा हो। तो इन 3 कंडीशन में हमें कैसे प्लेन की इक्वेशन को डिटरमाइन करना है हम वो सीखेंगे। इनके रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा और भी बातें इस चैप्टर में आने वाली, इस एक्सरसाइज में आने वाली हैं, जिसमें एक हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन आ जाएगी। छोटी सी एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन आ जाएगी। फिर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स की इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन पास कर रहा है, ठीक है। या कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स। तो ये चीज़ें हमें इस एक्सरसाइज में देखने को मिलने वाली हैं। 2 चीज़ें और क्या होंगी, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, और होगा एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन।
तो ये सब हमारे टॉपिक होंगे। इन 3 कंडीशन में तो प्लेन की इक्वेशन सीखेंगे, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन सीखेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन सीखने वाले हैं, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स और एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। बेसिकली 8 टॉपिक इस एक्सरसाइज में आप सीखोगे, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। प्लेन की इक्वेशन को वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में देखेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अगर हमें दे रखा है तो उसकी इक्वेशन हमने कैसे निकालनी है। और आगे बढ़ने से पहले लेक्चर को पॉज करके शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अब हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि प्लेन की इक्वेशन हमने डिटरमाइन करनी है जब हमें प्लेन पर नॉर्मल पता है और ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस पता है। ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ऐसे ले लेते हैं। और ये प्लेन पर कहीं से, आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी, मैं ऐसे लेके दिखा रही हूँ ताकि हमें कन्वीनियंट रहे। ये प्लेन पर कहीं से कोई परपेंडिकुलर आ रहा है, आ गया। इसका डायरेक्शन कोसाइन वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर n है, हम मान रहे हैं। यहाँ ओरिजिन है, सुनना मेरी बात को, आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ओरिजिन है। ओरिजिन से इस प्लेन की जो डिस्टेंस है वो n है, बहुत ध्यान से समझना। अब डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम होने वाली है। ओरिजिन से प्लेन पर देखो, थोड़ा यहाँ भी समझने की कोशिश करना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपका बेटा z एक्सिस है। और मैंने यहाँ कोई प्लेन बना लिया कोई क्वाड्रिलेटरल की शेप में, और ओरिजिन से इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d के बराबर है, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन हो गई, स्केलर डिस्टेंस। दूसरी बात, हमें नॉर्मल टू द प्लेन पता है, यानी कि इस प्लेन पर कोई परपेंडिकुलर आ रहा है। अब मेरी बात सुनो कि जो इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन भी हमें पता है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो ये है। ओरिजिन से प्लेन की जो स्केलर डिस्टेंस है वो d है, और प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन वेक्टर अगर मैं n मान लूँ तो एक प्लेन पर जितने, अब ये प्लेन मैंने ऐसे रख दिया तो इस पर कहीं से भी परपेंडिकुलर आओ सारे पैरेलल होंगे, समझ रहे हो। इस नोटबुक पर जितने भी परपेंडिकुलर कहीं से भी आएंगे डायरेक्शन तो एक ही होगी, सारे के सारे पैरेलल होंगे, उनमें से कोई एक ओरिजिन से भी आ रहा होगा, ठीक है। उसकी डिस्टेंस तो d है। बाकी इस पे कोई भी पैरेलल नॉर्मल वेक्टर कोई भी आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n है। तो जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो d है। इस डिस्टेंस को अगर मैंने वेक्टर में बदलना हो तो वेक्टर कैसे निकलता है। मान लो इस पॉइंट का नाम मैं P ले लूं, तो OP जो डिस्टेंस है वो D है, लेकिन अगर मैं OP को एज ए वेक्टर लूं तो वो क्या होगा, OP का मैग्नीट्यूड और OP की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब OP का मैग्नीट्यूड तो D है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है वो प्लेन पर पड़ने वाला नॉर्मल ही तो है, और प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर पड़ रहा है उसका यूनिट वेक्टर हमने n मान लिया, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। बस आपको एक ये बात समझनी है कि प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो d है, और डिस्टेंस हमेशा प्लेन पर किसी भी चीज़ की दो पॉइंट और लाइन की डिस्टेंस निकालो, पॉइंट और प्लेन की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, एक और नॉर्मल वेक्टर भी उस पर पहले से परपेंडिकुलर है जो हमें पता है, तो दोनों पैरेलल होंगे ना, तो इसका और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो इसके अगेंस्ट जो यूनिट वेक्टर है वो n है, तो इसके अगेंस्ट भी जो यूनिट वेक्टर है वो n ही आ जाएगा ना, इसके साथ अगेंस्ट नहीं, इसके साथ जो यूनिट वेक्टर है। तो ये वेक्टर, ये जो है वेक्टर की फॉर्म में क्या बन जाएगा, d इंटू यूनिट वेक्टर n आ जाएगा, वेक्टर OP हो जाएगा d इंटू यूनिट वेक्टर n। पहली चीज़ तो आपने ये समझनी है। अब इस पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, P लेता है वैसे ये जनरल पॉइंट ना, चलो कोई नहीं, हमारे को कोई लिखा नहीं गया, हम कोई भी ले सकते हैं। मान लो Q कोई जनरल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जिसके कोऑर्डिनेट्स
एक्स वाई और जेड हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ओ क्यू, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर पी क्यू। अब पी क्यू की बात करें, पहले ओ क्यू की बात करते हैं। क्यू का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड है, तो जो वेक्टर ओ क्यू बनेगा, जो वेक्टर ओ क्यू बनेगा वो बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जिसको आप वेक्टर आर कह सकते हो। अब मैं बात करती हूँ पी क्यू वेक्टर की, ध्यान देना। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू अभी देखा है वेक्टर आर है, ओ पी कहाँ गया, ये रहा, क्या है, डी एन है। तो ये आ गया वेक्टर पी क्यू, ठीक है। पी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पड़ रही थी, वो पॉइंट था। क्यू मैंने कोई जनरल पॉइंट इस पर ले लिया। पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो है ओ पी, ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो ओ पी प्लेन की हर लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो जो ओ पी है वो पी क्यू पे भी परपेंडिकुलर है। तो ओ पी डॉट में पी क्यू क्या बन जाएगा भैया, 0 बन जाएगा। ओ पी वेक्टर कहाँ गया, ये रहा, डी डॉट एन, डी एन ही है, और ये डॉट करेंगे। एक मिनट, इसको यहाँ मैं चेंज कर दूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो हमारी कम्यूटेटिव होती है, इज इक्वल टू 0। अब पी क्यू की बात सुन लो, पी क्यू क्या है, आर माइनस डी एन, और डॉट में ये क्या है, डी एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करूँ, इधर ले आऊँ, तो आर डॉट डी एन और माइनस डी एन डॉट डी एन इज इक्वल टू 0। एक वेक्टर की खुद से जो डॉट प्रोडक्ट होती है, एन डॉट एन यूनिट वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई सेम वेक्टर की खुद से जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होती है। अरे ए डॉट ए यूनिट वेक्टर है तो क्या बनेगा, मॉड ए और बीच का एंगल कोस 0 1 1 1 1 आ जाएगा ना। तो ये एन डॉट एन तो 1 बन गया, और डी डी क्या बन गया, डी का स्क्वायर बन गया। इधर ही कराती हूँ मैं, देखना जरा ध्यान से। तो ये बन गया आर, डी को भी बाहर ले आओ, बल्कि डी, देखो मेरी बात को समझो, ये डी एक स्केलर है तो इसको मैं बाहर रख सकती हूँ, डी आर डॉट एन माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। डी को कॉमन ले लो, आर डॉट एन माइनस डी इज इक्वल टू 0, डी उधर चला जाएगा और ये बन जाएगा आर डॉट एन माइनस डी इज इक्वल टू 0, या आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, जिसके किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल डी है, और जिस पर पड़ने वाले नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर एन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको मैं एक बार जल्दी से फटाफट से फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर हमें नॉर्मल वेक्टर पता है, उसका डायरेक्शन कोसाइन, रेशियो नहीं बोल रही, मेरी बात पे ध्यान देना, उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो यूनिट वेक्टर एन से रिप्रेजेंट हो रहा था। अभी मैंने ऐसे इसके पैरेलल लिया था। अच्छा, उसी प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी के बराबर है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होएगी। एक परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मैंने वेक्टर में बदलना है तो मुझे इसकी डायरेक्शन में चाहिए यूनिट वेक्टर, और इस पर जो नॉर्मल पड़ रहा था उसके अलोंग यूनिट वेक्टर एन था। सुन ले मेरी बात ध्यान से, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर एन था। तो ये दोनों पैरेलल हैं। भाई एक प्लेन पर कितने भी परपेंडिकुलर डाल लो, सारे पैरेलल रहेंगे, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा। और जब मैं इस ओपी को वेक्टर में बदलूंगी तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन करेंगे तो डी इंटू यूनिट वेक्टर एन, तो ये आ गया। क्लियर है। अब इसी प्लेन की क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है, अगर आपने 11th में अच्छे से किया है स्ट्रेट लाइन वगैरह तो हम जनरल पॉइंट्स पोज करके चलते हैं। तो क्यू कोई मैंने जनरल पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई जेड हैं, तो ओ क्यू को हम पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी क्यू को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर पी क्यू है वो क्या बनेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी आर माइनस डी एन। अब ये जो ओ पी है ये पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ओपी पी क्यू के परपेंडिकुलर हो गया तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गई। मैंने आगे पीछे कर दिया, पी क्यू डॉट ओपी जीरो, पी क्यू की वैल्यू रखी, ओपी की रखी, सॉल्व किया, एन डॉट एन को 1 किया, कॉमन लिया, तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ आए ये चीज़, तो वो क्या, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी, फिर तो हम याद भी कर लेंगे। भाई अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर एन, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, नॉर्मल वेक्टर तो यूनिट वेक्टर एन से दिया गया है और उस प्लेन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो डी से दी गई है, तो प्लेन की इक्वेशन ये बन जाएगी आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको ना इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन नहीं पता, डायरेक्शन रेशो पता है, इन दैट केस भी प्लेन की इक्वेशन तो इसी तरीके से आपकी यही आएगी। मेरी बात को समझना ध्यान से कि इसके अलोंग जो वेक्टर है, जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है, उसके कोसाइन नहीं पता, मान लो मैं n की जगह वेक्टर m ले लूं, हाँ, ये है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो को दिखा रहा है, तो उस केस में भी इक्वेशन तो यही बन जाएगी, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी ना फिर ये ओरिजिन से नहीं होगी, आर डॉट एम आएगा, भाई सॉरी, आर डॉट एम इज इक्वल टू पी। अभी मैं इसको न्यूमेरिकल भी समझाऊंगी। जब इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है और ये वाला यूनिट वेक्टर है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस को दिखाएगी। लेकिन अगर प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में है, ये वाला यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस है ये प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं दिखा रहा, उसके लिए आपको इसे यूनिट वेक्टर में बदलना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए दोनों तरफ m के मैग्नीट्यूड से आपको भाग करना पड़ेगा, ये बन जाएगा r डॉट यूनिट वेक्टर m और ये कोई नंबर बन जाएगा d, और अब ये हमारी प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसी इक्वेशन को मैं दिखा रही हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर r अभी मैं आपको दिखा चुकी थी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एन यूनिट वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स हमेशा हमने एल एम एन में लेने हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। इन दोनों की जब तुम लेफ्ट में ये इक्वेशन है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, तो इन दोनों की जब डॉट करोगे तो आई वाला कंपोनेंट आई से, एल एक्स, जे वाला जे से, एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ये हमारी प्लेन की ऊपर वाली तो है वेक्टर इक्वेशन, नीचे वाली है कार्टेशियन इक्वेशन। टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आर कोई जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है प्लेन पर, एन प्लेन पर पड़ने वाले नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन का, डी प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, एल एम एन इस वेक्टर एन के डायरेक्शन को साइन और डी प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है वहाँ ज्वाइन करो और अपने डाउट्स मुझसे शेयर करो। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। अब ये जो एग्जाम्पल है 13th है, फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का, लेकिन वैसे 13th एग्जाम्पल है पूरे चैप्टर का। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। पहली बात तो क्लियर है कि वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान से पढ़ लो, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 6/√29 है, यानी d की वैल्यू तो खुद हमें दे दी इसने। एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज दिस। ओरिजिन से इस पर जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है, यानी कि जो यही जो डिस्टेंस आ रही है उसका वेक्टर ये है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है। ध्यान से देख लो, यूनिट वेक्टर की क्या पहचान होती है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इसका 1 थोड़ी, 4 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29 समथिंग आ रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो आप कैसे करोगे, हमें गिवन है कि डी है
6/√29 और हमें दे रखा है भाई नॉर्मल वेक्टर n। पहले मुझे पता लग गया तो मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लगाया है, आपको भी पहले ही पता करना है। इसका निकाल दो मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 16 यानी कि √29। यूनिट वेक्टर n बना लो तो वेक्टर n बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 2i - 3j + 4k बाय √29। ये n आ गया, ये d आ गया। प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो बनने वाली है वो बनेगी r.n = d। r को वेक्टर इक्वेशन में कोई वैल्यू नहीं रखनी है, r आना चाहिए उसमें, और n की वैल्यू को यहाँ रख दो 2। अब एक बात और बताऊंगी मैं, यहाँ आपको ध्यान देना, बाय √29 = 6/√29। अब √29 से √29 को कट मत कर देना, इसको इसी फॉर्म में आपने रखना है, तभी हमें पता लग रहा है कि ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है और ये प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात। सेकंड पर, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब देखो भाई 14th एग्जाम्पल, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको पढ़ के कई बच्चे घबरा जाते हैं कि प्लेन पर यूनिट वेक्टर कौन सा है, प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है। आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब आपको कोई प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तो ये वेक्टर प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यही है वो वेक्टर। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जो मैं अभी बताऊंगी। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसा वेक्टर जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है उसको यूनिट में बदलना है और फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन बताने, और ये प्लेन की इक्वेशन है। एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो वेक्टर ओरिजिन से पास कर रहा है। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ना, वो आपकी जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। या तो ये होनी चाहिए r.n = d, और अगर n ये है तो p, जिसमें ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसको p नाम दे देते हैं डिस्टेंस को। तो इसको देखो r.6i - 3j - 2k +1 है, जो इधर नहीं होना था उधर होना था, तो ये हो गया -1। लेकिन ये माइनस का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो ये माइनस इधर एडजस्ट कर दो, तो ये -6 और प्लस का ये आ गया। ये है कंडीशन जो आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ कांस्टेंट राइट में होना चाहिए। दूसरी बात, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब ये जो वेक्टर है ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, कंपेयर करो या ना करो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कंपेयरिंग विद r.n = p, तो वेक्टर n बन गया -6i + 3j + 2k एंड वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बाय द डेफिनेशन ऑफ द प्लेन जो भी हमने सीखी है। अब ये वेक्टर प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर तो आ गया, लेकिन उसको बनाना है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड तुम सीख रहे हो तो मैं जल्दी से कराऊंगी। 36 + 9 + 4 40 + 49, 49 का √ आ जाएगा 7। तो यूनिट वेक्टर n क्या बनेगा, वेक्टर n बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इन सबको 7 से डिवाइड करो तो -6/7i + 3/7j + 2/7k। ये यूनिट वेक्टर है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसके जब हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं तो -6/7, 3/7 और 2/7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो। आगे बढ़ें। 15th एग्जाम्पल देखो भाई, कार्टेशियन फॉर्म में है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ 2x - 3y + 4z = 6। अगर हम प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं नॉर्मल फॉर्म में तो Lx + My + Nz = d होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, L, M और N क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और d हमारी क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन।
अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो अब यहाँ देखो 2, 3 और 4 का स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो वो तो यूनिट वेक्टर तो नहीं आ रहा, तो इसको डायरेक्शन कोसाइन में बदलने के लिए इसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना, बस हमें इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करना है, 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, 4, 9, 16 और 4 20 और 9 29, 29 के अंडर रूट से दोनों तरफ डिवाइड कर देना। इसको मैं वर्बली बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है। इसको लिखो कंपेयरिंग विद दिस, तो हमारा ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय √29। अब इसकी उससे कंपैरिजन कर लो, कंपेयरिंग विद दिस, तो d आ जाएगा 6/√29। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन। और ये है एग्जाम्पल नंबर 16, थोड़ा डिफरेंट है बट मज़ेदार है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस प्लेन। ठीक है, आपको एक प्लेन दिया गया है, मान लो एक इमेजनरी डायग्राम सा हम यहाँ बना लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और भैया z एक्सिस, और बेटा ये है कोई प्लेन आपका, और इस प्लेन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डल रहा है पॉइंट P पर। तो जहाँ ये परपेंडिकुलर डल रहा है उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये मेरे हाथ पर परपेंडिकुलर डल रहा है, तो जहाँ ये मेरा चौक लग रहा है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। लॉजिक समझो भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिया x1, y1, z1 है, ठीक है। O के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0, 0। OP के डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, आ गए। OP के डायरेक्शन रेशो आ गए, और यहाँ से भी हमें प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो पता है। और डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, उनसे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने मान लिया कि लेट P यानी कि x1, y1, z1 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर OP ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। अब सिंपली डायरेक्शन रेशो ऑफ OP निकाल लो भाई। तो OP, O पता है, P पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएगा, x1 -0, y1 -0, z1 -0, यानी कि x1, y1 और z1 इस OP के डायरेक्शन रेशो आ गए। अब प्लेन की इक्वेशन पे आ जाओ, इसको नाम दें या डायरेक्ट ले लें। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्लेन भाई 2x - 3y + 4z = 6। ये जो 2, -3 और 4 हैं, ये भी तो ओरिजिन से जो नॉर्मल पड़ रहा है उसी के डायरेक्शन रेशियो हैं, कोसाइन नहीं है ये डायरेक्शन रेशियो हैं। भाई मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो तो है। कोसाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे, अभी अभी आया भी है, यही क्वेश्चन हमारा घूम रहा है। एग्जाम्पल नंबर 15 में भी यही चल रहा था, 2, 3, 4, और एग्जाम्पल नंबर 13 में भी यही चल रहा है। आप देखना 13 में, 14 में, 13 में, 15 में और 16 में, तीनों में सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। तो यहाँ हम लिख देंगे ऑल्सो 2, -3 and 4 are the direction ratio of normal to the plane। समझ में आ गई बात। ये बाय डेफिनेशन प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियो आए हैं, समझ में आ रही बात। प्लेन पे जो नॉर्मल पड़ रहा है ये उसके डायरेक्शन रेशियो है यहाँ से, और ये OP भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये उसके डायरेक्शन रेशियो, और एक ही डायरेक्शन के दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो x1/2, y1/-3 और z1/4 बराबर हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं, एक वेक्टर के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं, और वो रेशियो आपस में भी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन सबको = k रख दिया,
तो जब आप सोल्व करोगे तो x1 की वैल्यू 2k आएगी, y1 की वैल्यू -3k और z1 की वैल्यू 4k। अब ये जो पॉइंट है ना x1 y1 z1 प्लेन के ऊपर है, प्लेन पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं यहाँ से साफ करूँगी तो ये पॉइंट जो है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। P यानी कि x1 y1 z1 P की वैल्यू क्या आ गई 2k -3k 4k लाइज ऑन द प्लेन। तो इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर दो 2 इंटू 2k -3 इंटू -3k 4 इंटू 4k -6 इज इक्वल टू 0। 4k माइनस माइनस प्लस 9k प्लस 16k 6 उधर चला गया इज इक्वल टू 6। 16 और 4 20 और 9 29 29k इज इक्वल टू 6। भाई k की वैल्यू आ गई 6/29। k की वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो तो बेटा जी x1 आ जाएगा 2k यानी 2 इंटू 6/29 यानी कि 12/29 और y1 आ जाएगा -3k यानी कि 6 रखोगे तो -18/29 और z1 आ जाएगा 4 6 जा 24/29 और ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा P 12/29 -18/29 24/29। लॉजिक समझना है, जल्दी से रिपीट कर दूं मैं कि हमें ओरिजिन से इस पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर का फुट निकालना था। तो ये पॉइंट हमने मान लिया x1 y1 z1। ओरिजिन हमें पता था कि 0 0 0, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो आ गए x1 y1 z1। लेकिन जब हम प्लेन की इक्वेशन की बात करते हैं तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर के ही, नॉर्मल के ही तो डायरेक्शन रेशो है 2 -3 4। तो एक ही डायरेक्शन में जब दो रेशो हैं तो वो भी प्रोपोर्शनल होंगे, तो उनको एक दूसरे के प्रोपोर्शनल किया। x1 y1 z1 की वैल्यू k में आ गई। ये जो पॉइंट है ये प्लेन पे लाई कर रहा है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको वापस लाकर प्लेन की इक्वेशन में रख दिया जिससे हमें k की वैल्यू मिल गई। k की वैल्यू को वापस x1 y1 z1 में रिप्लेस करा एंड वी गॉट द पॉइंट। तो आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करूंगी मैं। ये मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन बता दी है, मैंने उससे रिलेटेड 4 एग्जाम्पल्स थे वो बता दिए हैं, बाकी का हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है मेरे लेक्चर से तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।